So hi guys, this is gonna be my first video on the channel Mera Bio. It's actually Mera Bio, not the Mera Bio. मैंने ये नाम बहुत ही सोच समझ के रखा है। करंटली मेरे पास तो ऐसा कुछ सेटअप नहीं है जिससे कि मैं टीचिंग कर सकूं, बट स्टिल मेरे पास जो भी है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और होपिंग कि अच्छा रिजल्ट आए। एज आई प्रॉमिस्ड कि मेरे चैनल पे आपको बायोलॉजी दिखेगा, बट साइमल्टेनियसली आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। और ये सारे कौन से क्लास के होंगे? मैं बच्चे क्लास को तो नहीं टीचिंग करूँगी, 9, 10, 11 एंड 12। उसमें भी मोस्टली अगर आप पूछो कि ये कौन सा क्लास की होगी तो मैं बताऊँगी कि 11th और 12th की पहले आएगी। ठीक है, तो आज मैं देखो एक वीडियो तो डालना था। खैर ये इंट्रोडक्शन हुआ मेरा 1 मिनट में। अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे मैं वो बताती हूँ। मैं अभी जो ऐप यूज़ कर रही हूँ ना, इट्स लाइक टू मच टू हार्ड टू यूज़ इट, नॉट द हार्ड बट लाइक ऐप ही ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिचिंग होती है। बट ये बहुत ज़्यादा इसमें सारे ही जो हमको चाहिए इक्विपमेंट डिवाइस पे लिखने वगैरह के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसमें सारे अवेलेबल है। आज हम देखो जैसा कि मैंने बताया कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले हम। केमिस्ट्री में भी कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले? केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का एक फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखो एक 1 शॉट टाइप करने वाले हैं, माइंड मैप टाइप। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 में इसके सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाम से पता चला इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगा बच्चों? कन्वर्जन होगा। ठीक है, अब केमिकल एनर्जी वगैरह जैसे बैटरी वगैरह होगी वो केमिकल एनर्जी होता है सेल वगैरह में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे जैसे फैन वगैरह चल रही है इलेक्ट्रिक से। बस मैं बेसिक सी बातें बता रही हूँ, ऐसे मैं कुछ टफ नहीं पढ़ाऊँगी। अब एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई होप कि आपको पता हो, नहीं हो तो मैं बताऊँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है, वो हम नहीं करना चाह रहे, मतलब हमको नहीं करना पड़ रहा, वो खुद पा रहा है। जैसे कि मैं बता दूँ तो बर्फ़ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये खुद से हो रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे कि हो गया हीट का ट्रांसफ़र, लेकिन कहाँ, ध्यान देना, हीट का ट्रांसफ़र बेसिकली क्या होता है? हॉट चीज़ से कोल्ड चीज़ की तरफ। पर अगर हीट का ट्रांसफ़र कोल्ड चीज़ से हीट हॉट चीज़ की तरफ हो जाए तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिसमें हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको एक्सटर्नल चीज़ लगानी पड़ेगी, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रहा है। जैसे बैटरी वगैरह में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, खुद ब खुद हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बनाने के लिए इलेक्ट्रिक को अगर बैटरी के फॉर्म में स्टोर करना है तो फैक्ट्री वगैरह क्या क्या लगाना पड़ता है ना, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, दैट्स वाई। अब हम पहले इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? जो हमारा ये कन्वर्जन है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं, ये कन्वर्जन किस में करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इसको क्या बोलते हैं? अगर मैं छोटा छोटा सा लिख दूँ तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसको क्या बोलते हैं बताऊँ? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इतना सा बात सबको समझ आया? मैं इस पेज में जो भी है वो रेज करने वाले हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमको नाम से पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, फिर हमको पता चलता है कि 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा हो, उसमें हमको एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं हो, जैसे कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, और ये खुद ब खुद होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? जो हम एक्सटर्नल फोर्स वगैरह या फिर बाहर से बहुत कोशिश करके करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना, इसको किसमें करते हैं? हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इतना बात सबको समझ आ गया? अब उसके बाद रुको मैं रेज कर देती हूँ। सॉरी, थोड़ा सा ये ग्लीच आ रहा है, मैं बार बार सॉरी कह रही हूँ आज की इस वीडियो में। इससे नहीं होगा, इससे होगा। आर यू श्योर? क्लियर? ऑल स्क्रीन क्लियर? हाँ चलो हो गया, बढ़िया। अब एनोड होता है, कैथोड होता है। क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि देखो 2 हमने फ्लास्क लिया, ठीक है, तो और 2 सोल्यूशन में लेते हैं हम, इसमें ZnSO4 का, इसमें CuSO4 का। खैर जो भी करते हैं तुमको मतलब एक मालूम है ना, ये वाला छोटा सा सेटअप तुमने क्लास 8, 9, 10 पता नहीं कहाँ का तुम पढ़े आए होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है
Zn जो होता है वो ब्रेक होता है Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है अपनी। और यहाँ पे कॉपर जो होता है +2 के फॉर्म में घूम रहा होता है और वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ये ले करके कॉपर बन जाता है। एक्चुअली ये होता है CuSO4 का सोल्यूशन इसमें, और इसमें होता है ZnSO4 का सोल्यूशन। इन लोग को टूटने का बड़ा शौक होता है, तो ये टूट जाता है। Zn भी अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देता है और ये भी टूटा हुआ फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, एक्वस सोल्यूशन होते हैं, इसमें पानी के साथ मिला होता है। तो ये भी टूटता है, ये भी टूटता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। SO4 -2 बन के घूमता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का छीनता। ज़्यादा मजबूत कौन है? SO4। यहाँ पे जो है इसके पास इसका सारा इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद ये भी SO4 -2 ही बनता है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है इस तरह से। तो फिर क्या होता है, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक वायर जोड़ते हैं, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल कर करके इस वाले फ्लास्क में आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को जो हमने रिलीज़ किया इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। पता है, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, हम देख सक रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड हो गया, लेफ़्ट साइड में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन ये राइट साइड हो गया, अपने हाथ से भी आप देख सकते हो, लेफ्ट राइट जो आपके हाथ है वही है। और यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ Cu+2 के फॉर्म में था, Cu बन गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पता है ना? इसके ऊपर का चार्ज कम हो गया। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट साइड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, ठीक है। एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इतना तो समझ आ गया। फिर मैं इसको रिलीज़ कर देती हूँ, चलो क्लियर हो गया। फिर से पेंसिल ले लेती हूँ। उसके बाद एक बात तुमको याद रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। एक ट्रिक था जो मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था जब मैं थी 12th में। लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ़्ट साइड एनोड है, लेफ़्ट साइड नेगेटिव होता है। इतना आपको याद रखना, क्वेश्चन बनेगा। देखो मेरा पर्पस क्या है, पढ़ने का पर्पस है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो कि हाँ एग्ज़ाम निकल ही जाए, भी फालतू का समय बर्बाद नहीं करना। दूसरा पर्पस क्या है पढ़ने का? सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड। आप 10th 12th 9th 10th में बच्चा होता है तो उसको क्वेश्चन बेस्ड नहीं पढ़ाता है, उसको थ्योरी बेस्ड पढ़ाते हैं टीचर, ताकि एग्जाम में लिख पाए। लेकिन मैं कहती हूँ आप क्वेश्चन बेस्ड पढ़ो। क्वेश्चन बेस्ड पढ़ेंगे तो आप अपने से उसको मतलब फॉर्मेशन कर लेंगे आंसर का, ठीक है। थ्योरी का भी क्वेश्चन बेस्ड ही पढ़ाती हूँ मैं, और मैं शॉर्ट्स में पढ़ाती हूँ। मतलब मेरा यही तरीका है, सिर्फ समझा के पढ़ाना। बाकी मैं अगर आपको चाहिए कि एकदम तरीके से लिखा हुआ तो वो मैं अपना कॉपी का वगैरह का PDF वगैरह अच्छे से बना के दे दूँगी। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल रिएक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ टॉपिक का नाम देख रही हूँ अपने नोटबुक से। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल रिएक्शन क्या होता है। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन, एक बात तो मैं बताना भूल गई, जो 2 फ्लास्क था ना, पता है एक ही इसमें था जिसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। एक बात ध्यान देना, लेफ्ट से राइट जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट का फ्लो क्या होगा? पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि करंट का फ्लो जो है तुम्हारा इधर से इधर हो रहा है, यानी कि किधर से? राइट से लेफ्ट की ओर है, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर करंट का फ्लो हो रहा है। इतना बात तो याद रहेगा। और इसके बीच में फिर क्या करते हैं, होता क्या है ना एक्चुअली, यहाँ पे Cu देखो, यहाँ पे SO4 -2 एक्सेस में बच गया, यहाँ पे Zn+2 एक्सेस में बच गया, है ना, बेचारा ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। और सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है सर्किट को। अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं था, इधर ये Zn+2 बढ़ जाएगा, इधर SO4 -2 बढ़ जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कंप्लीट करना सर्किट को और मेंटेन करना न्यूट्रलिटी को। और उसमें क्या होता है, कुछ आयंस वगैरह होती है जो मोबिलिटी मतलब मोबाइल होती है, यानी कि जो मूवेबल होती है, वो क्या करती है इधर आके वो नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा Zn सॉल्ट ब्रिज से। यानी इसमें भी कुछ केमिकल भर के रखते हैं जो कि टूट फूट जाता है। जैसे कि आप समझो KCl है, अब इसमें इसको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, तो Cl- इधर आ जाएगा, इसको K+ बन गया, इसके पास चल जाएगा, यानी कि इस साइड। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। तो 2-3 काम हो जाता है सॉल्ट ब्रिज का, जैसे मेंटेन न्यूट्रलिटी, इसके आयंस मूवेबल होने चाहिए। जैसे कुछ है 2-4 आयंस के नाम, जैसे कि मैंने KCl बताया, KNO3, इस तरह से। और सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा जब तक कि सॉल्ट ब्रिज हमारे पास नहीं रहे, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट को कंप्लीट होना पड़ेगा, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैं कह रही थी सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन क्या होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है।
देखो सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ये जो भी घटनाएं हो रही है, जो हमने देखा अभी, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें दूसरे को। तो सबसे पहले हम एनोड की बात लिखेंगे, ठीक है, एनोड की बात लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे स्लैश देंगे, फिर ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज जो उसकी बात लिखेंगे, फिर ब्रिज देंगे, फिर कैथोड की बात लिखेंगे। मतलब जैसे हमारा था ना सेटअप, उसी तरह से बस कुछ नहीं, आँख बंद किया, सेटअप सोचा कि हाँ कैसा सेटअप हमने बनाया था, पहले एनोड बनाया था, फिर सॉल्ट ब्रिज बना, फिर उसके बाद हमारा क्या बन गया, इधर से कैथोड बन गया, ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा था तुम बताओ, Zn से क्या बन रहा था, Zn+2 ये बन रहा था, ब्रिज को ऐसे दर्शा देते हैं, फिर इधर तुम्हारा Cu+2 जो था वो क्या बन जा रहा था, Cu बन जा रहा था। यही हो रहा था ना कैथोड पे, यही हो रहा था एनोड पे, ये हो रहा था कैथोड पे, ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सेल रिएक्शन क्या होता है, सेल रिएक्शन मतलब सिंपल से बात है, रिएक्शन मतलब रिएक्शन, इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना। सबसे पहले तो देखो Zn था, हम एकदम मतलब कि लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे, जो जो बस घटना हो उसको लिख देना, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिएक्शन भी वही है। Zn जो था, Zn क्या बना, Zn+2, सबसे पहले तो यही काम हुआ, उसके बाद क्या काम हुआ, यहाँ यहीं पे देंगे ये रिएक्टेंट में, क्योंकि ये सब पहले था, बाद में जो बना उसको प्रोडक्ट बोलते थे, बाद में तो ये सब हो गया ना। तो Cu+2 था और वो क्या बन गया, Cu बन गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल रिएक्शन। होपिंग कि आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। मैं समझाती हूँ बहुत अच्छा, ऐसे मेरे फ्रेंड्स कहते थे जब मैं मतलब 11th-12th में तो फ्रेंड नहीं बन पाया मेरा, लेकिन जब मेरे 10th तक फ्रेंड थे तो बोला कि थोड़ा अनुष्का इधर आना, अनुष्का प्लीज़ थोड़ा सा ये समझा दो ना, इस लाइन का मतलब समझा दो ना प्लीज़, तुम बहुत अच्छा समझाती हो। मेरी तारीफ़ करती थी, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड थी, मैं तो उसको याद करती हूँ, पर आई डोंट थिंक कि सी ऑल्सो डज। बाय द वे सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया। उसके बाद हम समझते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अपना टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि समझो एक पोटेंशियल होता है, लिखा क्यों नहीं रहा है, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, मतलब जो नाम से पता चला, पोटेंशियल मतलब उसकी अंदर की पावर, कितना उसके अंदर कैपेबिलिटी कि वो रिड्यूस कर सके। रिड्यूस मतलब समझ आ रहा है ना, मैंने क्या कहता, रिड्यूस मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, इसका मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना माथा का जो चार्ज है वो कम होगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा कैपेबल, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए ज़्यादा कैपेबल, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, कौन मतलब इतनी जल्दी से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, दैट उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। कौन ले इलेक्ट्रॉन में पता होता है, कौन ऐसा कर देगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा उसका हाई, ठीक है। अब जैसे कि अब इसमें पता है क्या पूछा जाता है, अब मैं बता देती हूँ इसी के बेसिस पे अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। माफ़ करो दोस्तों, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं अभी मोबाइल पे लिख रही हूँ, मेरे पास कोई टैब वगैरह नहीं है, तो फिर इसमें अभी थोड़ा सा छोटा दिख सकता हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी बढ़ाऊँगी अगर सपोर्ट मिल पाया तो। बाय द वे चलो अब समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या होगा, ऊपर तुम्हारा जो होगा सीरीज़ की सबसे पहले में, सीरीज़ मतलब एक श्रेणी, हिंदी में बोलते मतलब सीढ़ी, ऊपर जो होगा तुम्हारा सबसे पहले वो होगा जिसका कि रिडक्शन पोटेंशियल बहुत धीमा हो, बहुत कम हो, ठीक है, रिड्यूस नहीं कर पाता, और नीचे तुम्हारा होगा जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ये किस ऑर्डर को दर्शा रहा है, लो टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल को। इतना बात समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन ऐसा ताकतवर एलिमेंट है जो सबका इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। थोड़ा भी समझ आ रहा है कौन ऐसा खींच सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। अब तुमको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब तुमको डोंट नो कि तुमको पता होगा कि नहीं होगा। हमारी इनऑर्गेनिक में एक पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर होता है, उसमें इसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ द फ्लोरीन। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींच पाता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है पूरे एलिमेंट्स में। बाय द वे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, तुम बोलोगे याद कैसे करना, मतलब बेस्ट ट्रिक। एक्चुअली मैंने जब पढ़ा था तो जो ट्रिक बताया गया था, मेरा मतलब ऐसा ही शुरुआत से रहा कि मैं खुद भी ट्रिक बनाती हूँ और उसको मॉडिफाई करती हूँ जो अगर टीचर्स बताते हैं। तो मेरा ये मॉडिफाइड थोड़ा सा ट्रिक है, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मोहन पानी, ठीक है। फिर उसके बाद है जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे। उसके बाद है सुनो प्यार है, हाइड्रोजन आ गया ओ, ठीक है। क्यों आई आज, उसके बाद है क्यों आई आज हांगकांग में पत्नी पटाई और किलो भर
सोना लाई फ्री में। तुम बोलेगी भाई सॉरी इतना सारा एलिमेंट, भाई सब मेरा स्क्रीन छोटा इसलिए लग रहा है, तुम बढ़िया से कॉपी में लिखी नहीं है इतना सारा एलिमेंट। और ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसको तुम 2-4 बार बोलोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आसान लगेगा। अब मैंने क्या कहा था कि जो लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले एकदम फालतू, हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला तुरंत उसको रिड्यूस कर देगा, मतलब तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अगर मन करेगा फ्लोरीन का तो तुरंत जाके लिथियम से इलेक्ट्रॉन उसका छीन लेगा। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो लिथियम को प्लस बनना पड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। समझ आ रहा है? इसमें जैसे Zn है और इसमें Cu है, जैसे मैंने कहा था। अब यहाँ पे देखो वही हो रहा है, जो हमने पहले पढ़ा उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, मतलब उस सेटअप को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अब यहाँ वहाँ भी क्यों हो रहा था ऐसा, Cu जो है इलेक्ट्रॉन Zn का छीन रहा था, इसलिए वो रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है। लेकिन क्यों छीन रहा था? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। सिंपल सी बात है। खैर मैं बता दूँ, इसमें एक इसमें एक्सेप्शन आता है कि नहीं छीन पाता है। देखो जो ये नीचे के सारे एलिमेंट्स, उनके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को छीन ले, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पर देखो एक छापा एलिमेंट है, छापा बस ट्रिक है, CHAPA, ठीक है। C से कॉपर हो गया, H से Hg हो गया, A से Au, A से Ag और P से प्लैटिनम। ये जो है स्टार लगा लेना इसमें, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं छीन पाते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यहाँ तक आई गेस सबको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ आ गया। 16 मिनट ही हुआ, आई गेस 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर हो जाएगा। 30 मिनट्स से बहुत ज़्यादा हो गया। चलो आगे चलते हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब तुमको सुनने को मिला होगा ई नॉट सेल। इस चैप्टर में आखिर ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल, ई सेल क्या होता है, ये सब टर्म्स को जानेंगे। तुमको बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा, लाइक इस चैप्टर में डेल जी वगैरह देखने को मिला होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, और क्या देखने को मिला होगा, आई डोंट थिंक और कुछ मिला होगा, नहीं, और कुछ नहीं है। और इसके बाद एक और पार्ट है इस चैप्टर का, 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके मैं खुद पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ। चलो अभी नॉट सेल वगैरह देख लेते हैं। बस तुमको कुछ नहीं है, तुमको नहीं जानना है नॉट सेल क्या था, बस आँख बंद करके फॉर्मूला रट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ई नॉट सेल जो होता है, ई नॉट जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वही होता है ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब एनर्जी समझ लो तुम, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वही होता है उसके मैग्नीट्यूड में। जैसे कि कोई रिएक्शन, जैसे मैं समझा देती हूँ, जैसे कि F ही है, ठीक है। ये मानो कॉपर ले लेती हूँ, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। कॉपर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कॉपर +2 के फॉर्म में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर बन जा रहा है। और यहीं नीचे एक रिएक्शन लिखूँगी जिसमें कॉपर क्या कर रहा है, इसका अपोजिट रिएक्शन जस्ट कर रहा है। कॉपर जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से छोड़ दे रहा है और इधर कॉपर +2 बन जा रहा है, ठीक है। कुछ है रिएक्शन, बस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है। तो ये क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये +2 से 0 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऊपर क्या हुआ, रिडक्शन। तो हम यहाँ पे ई नॉट ऑफ रिडक्शन निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन वाइज रिएक्शन में ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन निकालेंगे। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि तुमने डेल एच एंथैल्पी वाले में पढ़ा होगा, इसके पहले वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। वैसे मुझे अभी चैप्टर को ऐसे लिंक नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसे समझ के पढ़ेंगे आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पता होगा। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं अगर जो बोल रही हूँ अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ाओ, ठीक है। वैसे मैं बोल देती हूँ, जैसे कि डेल एच इक्वल्स टू भी वही होता है जैसे डेल एच एंथैल्पी वगैरह में हेंस लॉ क्या बताता है कि जब रिएक्शन रिवर्स हुआ तो एंथैल्पी नेगेटिव हो जाती है। उसी तरह से ये भी इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों मतलब बस इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर इसमें ये 5 अगर जो भी यूनिट रहेगा मैं बताऊँगी आगे, उसी तरह से ये भी 5 रहेगा। बस ये अगर +5 है तो ये -5, ये -5 है तो ये +5, उसी तरह से यही अगर ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में, ये माइनस में रहा तो ये प्लस में। अब ई नॉट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं हम, ई नॉट ऑफ रिएक्शन दुनिया हमको बताती है रिएक्शन कुछ भी। तुमको जैसे डेल एच ऑफ रिएक्शन लिखना है तो तुम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट का ही काम होता है। वहाँ जो भी हो रहा है, घट रहा बढ़ रहा है, वो लिख देते हैं। डेल एच मतलब एनर्जी होता है, मैं एंथैल्पी होता है। मैं अगर नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दो उसको। ई नॉट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जो भी जो तुमको दिख रहा है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें कुछ भी रखना नहीं, जो तुमको उस सेटअप में दिखा था वो लिख दो। कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कहीं रिडक्शन हो रहा होता है, उन दोनों को जोड़ दो, रिडक्शन हो रहा होता है। अब जो ऑक्सीडेशन होता है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, बताओ। लोन नेगेटिव, ठीक है। रिडक्शन पॉजिटिव, बस हो गया, ठीक है। तुम ऐसे लिख दो, अलग अलग करके चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। या फिर तुम ऐसे लिख दो कि ई नॉट एनोड का लिख दो जी, एनोड पे जो भी हो रहा होगा, अब एनोड पे क्या हो रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो। अब ई नॉट जी कैथोड का लिख दो,
कैथोड का लिख दो, और कैथोड पे क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा होगा, लिख दो। अब तुमको इसी को है ना अलग अलग फॉर्म में लिखना होता है। चलो यहाँ पे माइनस मत दो यार, अभी माइनस मत दो, सो सॉरी यार, थोड़ा सा मैं गलती कर दी। यहाँ पे बस जो हो रहा होता है वो लिख देते, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है एनोड पे, उसी को नीचे मैं लिखी है, अभी कुछ अलग नहीं हुआ है। ऑक्सीडेशन हो रहा था तो मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया, यहाँ रिडक्शन हो रहा था रिडक्शन लिख दिया, बस ई नॉट लिख देना है, यहाँ एनोड का, यहाँ कैथोड लिखना। अब इसी को क्या करते हैं, कुछ जानने चाहते कि नीचे होगा क्या, अजी रबड़ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, छोड़ दो, मैं इसको ख़त्म ही कर लेती हूँ। चलो जी ख़त्म हो जाओ। देखो अब क्या करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्वेश्चन में एनोड पर जो हो रहा है, एनोड पे हमको भी मालूम है तुमको भी मालूम है कि ऑक्सीडेशन है, पर एनोड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया तो ई नॉट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है। ई नॉट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला है, ई नॉट ऑफ एनोड पे जो भी हो रहा है लिख दो, और जो कि है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ई नॉट कैथोड पे जो भी हो रहा है लिख दो, जो कि है रिडक्शन पोटेंशियल। पर हम क्या करेंगे जब एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया ही नहीं हो, हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया ही नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे। तो एनोड का कुछ नहीं करना है जी, एनोड ही दिया है पर ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है एनोड का, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो, पड़ गया ही, नेगेटिव कर देना, ठीक है। फिर यहाँ हो सकता है कि मोस्टली रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया जाएगा क्वेश्चन में, बाकी इसका ऐसे कैसे लिख देना अगर यही दिया होगा। नहीं तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया होगा, कैथोड पे जो हो रहा होगा उसका रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन दिया होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज कर देना। इतना समझे, इस तरह से 4-5 फॉर्म में उसको लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, ठीक है। और फिर उसके बाद इतना तो समझ आ गया, मैं क्या कह रही थी। बात ये आता है सब जगह दुनिया भर में रिडक्शन पोटेंशियल को इतना वैल्यू क्यों दी जाती है, क्योंकि जो हमारा IUPAC है वो रिडक्शन पोटेंशियल को ही वैल्यू देता है। वो ही कहता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ही कहेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी लिखा हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हो, इसका मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ। क्वेश्चन दिया रहेगा ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मतलब तुम समझ आना, ई नॉट ऑफ कौन सा दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, ठीक है। इस पर बस 2-4 क्वेश्चन तुमको करवाऊंगी तो बिल्कुल समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी उसके बाद इतना सा तो समझ मान चाहिए। फिर रटने वाला जो पार्ट है वो मैं बता देती हूँ। एक तो ई नॉट ऑफ सेल तो मैंने एक निकाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जोड़ घटा जो भी करके, एक जो है साइंटिफिक तरीके से निकाला हुआ है उसको बस रटना होता है, वो होता है सॉरी यहाँ पे ई सेल हो जाएगा, ठीक है। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस एन तो नीचे होता है, ई नॉट ऑफ सेल, हाँ आर टी बाई एन एफ। रात को नाचो फुआ मैंने ट्रिक बनाया था, थोड़ा सा गलती हो जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT बाई NF ln QC। बोलोगे आप बाप रे बाप ये कौन सी भारी सी फॉर्मूली आ गई फॉर्मूली, और कोई बात नहीं, ये जो R वगैरह का तो वैल्यू तुमको मालूम होगा, 3 वैल्यू होता है। अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे भी बता सकती हूँ, ठीक है। देखो कैलोरी वगैरह के फॉर्म में तो 2 ले लेंगे, R की वैल्यू 2 कैलोरी, जूल वगैरह के फॉर्म में तो 8.314 जूल ले लेते हैं। और हाँ अगर किलो जूल में लेना तो इंटू 10⁻³ करना होता है इसी में। और अगर लीटर ATM में लेना होता है तो 1/12 ले लेते हैं, या फिर 0.0821 ले लेते हैं। खैर तुमको ये भी नहीं समझ आता तो तुमको ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पता चलता है, तुम छोड़ देना। वैसे मेरा मतलब आदत है कि खुद कनेक्शन करके ही पढ़ाना, जो मेरे दोस्त को मेरे बच्चों को ज़्यादा समझ आते हैं, तो इसलिए ये आदत मैं छोड़ी नहीं हूँ। खैर इतना बड़ा सा अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं रखना और इसका कहीं यूज़ भी नहीं, हाँ तुमको कभी कभी सीधा क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है कि ई सेल के लिए कौन सी फार्मूला है, तो ये तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बाकी तुमको सॉल्व बार बार नहीं करना है, सॉल्व करके भी वो साइंटिस्ट जो था बड़ा दिल का सच्चा इंसान था, तो वो उसको सॉल्व करके निकाल दे, जो कि तो 0.06 बाई एन तो सबका अलग अलग होता है। एन क्या होता है वो मैं बताऊँगी। तुमको पता है कि ln को कैसे खोलते हैं, 2.3 लॉग लिखते हैं, तो 2.3 वगैरह सब लिख करके वही सॉल्व कर लिया, तो लॉग QC बस हमको लिखना है। अब तुमको मैं बताऊंगी कि QC क्या होता है, QC क्या होता है तुमको मैं बताऊंगी। n क्या होता है, n तुम्हारा n फैक्टर होता है। जैसे कि देखो ना n फैक्टर कुछ नहीं हो, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ, दैट इज़ द n फैक्टर। जैसे कि तुम CU से देखें कि CU+2 बन रहा है तो हम देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, n फैक्टर 2 लिख देंगे। अगर यहाँ पे ये 2 लिखा रहेगा तो यहाँ पे मतलब हम समझ जाएंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, अगर 2 कॉपर था ना तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूँगी, ठीक है। और QC क्या होता है वो मैं आगे बता देती हूँ, शायद मेरे पास थोड़ा बड़ा पेज होता है। दोस्तों वो वाला कौन कंट्रोल लिखा है, जिंदा क्यों है दोस्तों, मर जाओ दोस्तों, पता नहीं कौन सा लिखा, खूब वायरल हो गया ना। खैर मैं थोड़ा थक गई हूँ, पर मेरे आसपास बाजू में दूर दूर तक पानी नहीं है। मैं राजस्थान में नहीं हूँ फिर भी। बाय द वे मैं कहाँ थी,
मैं बता रही थी लॉग क्यूसी क्या होता है। देखो यार, इक्विलिब्रियम का ये टॉपिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। तुमको फिर सोचो, तुम आते कहाँ तक भाई साहब, ये क्या क्या लड़की बोल रही है, इससे तो मैं दुनिया में कभी नहीं पढ़ूंगी भाई साहब। मैं बताऊँ कि ये फिर साइंस एक दूसरे चैप्टर से बहुत कनेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। क्यूसी कुछ नहीं यार, उसी में बता दो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिख दो भाई, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये डब्बे का मतलब मालूम ही, ये वाला ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन लिखना होता है सिंपली, ठीक है। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के मतलब होता है मोल, लैरिटी, ना कि मोल। अगर मोल वगैरह दिया तो लीटर वगैरह भी दिया होगा, तुमको डिवाइड करना है, पर मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है भाई साहब, अगर तुमको ये भी नहीं पता तो ये चैप्टर तुम कैसे पढ़ना है, सॉल्यूशन में पढ़ते हैं हम लोग, या फिर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 में। मोलैरिटी कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन केजी, नंबर ऑफ मोल कोई भी चीज़ का, ठीक है। इन लीटर, यार मैं बताने क्या बोल रही हूँ, इन लीटर, ठीक है। खैर इतना तो समझ आ गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, ज़िंदगी तबाह कर दोस्तों। अब नेक्स्ट इक्वेशन, अगर इक्विलिब्रियम में बात करें, तुम बोले इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि क्यू से हमारा के सी बन जाएगा, ठीक है, के इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और ई सेल जो होता है इक्विलिब्रियम पे वो जीरो हो जाता है। तो हमारा जो फार्मूला था नेक्स्ट इक्वेशन को, उसमें ई नॉट सेल जो बराबर के इधर आता है राइट साइड में, वो बच जाता है। तो ई नॉट सेल में इक्वल्स टू ई नॉट सेल समझो इधर आ गया, ठीक है। तो फिर माइनस माइनस कट जाएगा। देखो इधर था ना, ई सेल था इधर, इधर ई नॉट सेल था, ई नॉट सेल इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 0.06/n, और इधर तुम्हारा हो जाएगा लॉग केसी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये समझ लो। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मतलब अगर इसको इस तरह से तोड़ के नहीं लिखूँ तो क्या लिखूँगी, रात को नाचुक हुआ लॉग केसी, ये लिखेंगे। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो डेल जी क्या होता है सबको पता है, -RT/ln QC, ये डेल जी का फॉर्मूला होता है जो कि हमको इक्विलिब्रियम में फिर से पढ़ना होता है, आए नहीं के इक्विलिब्रियम में शायद। तो यहाँ से RT/ln KC हम देखेंगे, RT/ln KC तो हो रहा है, यहाँ पे ln कर दूँ RT का, कि ये तो पूरा डिराइव फॉर्म है, इसमें लॉग लिखा है, इसमें लॉग थोड़ी दिखाएगा। तो RT/ln KC हो रहा होता है ना, ये देखो। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा NF ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल। अब तुम बोलोगी यहाँ पे मैं नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव दे देते हैं, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो मैं फिर से लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। ई नॉट ऑफ सेल का क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, ई नॉट ऑफ सेल नेक्स्ट इक्वेशन तो एक पढ़े और ई सेल भी पढ़े। देखो मैं शुरू से ही फार्मूला को तुमको रिवाइज, तुमको जानती हूँ कि तुमको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, पर मैं कन्फ्यूजन नहीं होना देना चाहती, दिल से मैं बता रही हूँ। देखो पहले तो एक रिएक्शन ये पड़ा ई सेल के लिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दूँ, ठीक है। कहाँ का, एनोड पर का। एक्चुअली हमको यहाँ पे एनोड लिखना है, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दूँ, और ई कैथोड का लिख दो, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो। बाकी अगर इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है तो माइनस वगैरह दे देंगे। एक तो ये पढ़ लिया, नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ लिया कि ई नॉट ऑफ सेल, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, नहीं रे, ई नॉट ऑफ सेल माइनस रात को नाचो हुआ, ठीक है। और तुम्हारा ln QC ये पढ़ लिया, ठीक है। अगर उनको इतना याद नहीं रखना तो ई नॉट ऑफ सेल माइनस, इनको पूरा सॉल्व कर दे, लॉग वगैरह हटा दे तो 0.06/n, और यहाँ पे तुम्हारा लॉग QC हो जाएगा, ठीक है। इतना जाना हमने। फिर उसके बाद ऐसा कुछ हो गया कि इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया तो ई सेल जो है तुम्हारा जीरो हो गया, ई सेल जीरो हो गया तो ई नॉट सेल की फॉर्मूलेज जो आ गए वो हो गई तुम्हारी माइनस, माइनस था नहीं था, रात को नाचो हुआ ln KC, भी बहुत आसान था, सब कोई जान सकता है। फिर इसी को हम 0.06/n लॉग यहाँ पे लिख देंगे, लॉग KC लिख सकते हैं, भी यहाँ तक भी आसान था। लेकिन उसके बाद जब बात आती है कि डेल जी का, डेल जी से रिलेट करते हैं, डेल जी हमको पहले से पता होता है कि -RT/ln QC होता है, ठीक है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं देखते वही आ रहा है, तो इसलिए डेल जी के बराबर हो जाता है NF ई नॉट ऑफ सेल। लेकिन बराबर करने के लिए हम जान रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। डेल जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, तुमको नहीं समझ आ रहा तो मैं ये बताऊँगी प्रथम। अब एप्लीकेशन है नेक्स्ट इक्वेशन का, एक होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक होता है कंसंट्रेशन सेल्स। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कुछ नहीं है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कि जो तुम्हारा लेफ्ट राइट था दोनों में हाइड्रोजन ही भर लिया, ठीक है। और एक होता है कंसंट्रेशन सेल, ये होता है नेक्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन।
मैं 30 मिनट ही पढ़ाऊँगी। नास्टिफिकेशन का एप्लीकेशन, कंसंट्रेशन सेल, एक होता है हाइड्रोजन सेल। हाइड्रोजन सेल को शीव बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें तुमको बस कुछ नहीं याद रखना, 0.059 इंटू pH होता है। और एक होता है ऑक्सीडेशन का, एक होता है रिडक्शन का। और हम जानते हैं कि दुनिया भर की चीज़ चाहेंगे कि बस मुझे मिल जाए, हम चाहते हैं मुझे पैसा मिल जाए, लोग चाहते हैं मुझे प्यार मिल जाए, तो सब बस चाहते हैं कि उसको कुछ मिल जाए। तो ये भी चाहेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब ये तुम्हारा लाइक हाइड्रोजन इस तरह से +2 से हाइड्रोजन +2 से हाइड्रोजन बन रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये ले रहा होगा, तब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जल्दी बोल, रिडक्शन। जब इनॉट रिडक्शन दिया होगा, ठीक है, इनॉट हाइड्रोजन का रिडक्शन दिया होगा, तो ये 0.059 इंटू pH होगा। फॉर्मूला डिराइव इसको याद करना है। और जब यही रिडक्शन कर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन उसको तुम छीन लोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, रोते रोते 0.059 इंटू pH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तुमको हाइड्रोजन सेल समझेगा, बस यही तो फॉर्मूला तुमको हाइड्रोजन सेल में याद रखना, कुछ नहीं करना, चॉकलेट खत्म। कंसंट्रिक सेल का मतलब समझ लो, कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों बना दिया, तो उसमें हाइड्रोजन सेल में, कंसंट्रेशन सेल में एक ही मटेरियल का दोनों बना होगा, ठीक है। यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसा दिख रहा होगा कि एक है ये M, अगर मानो कोई मेटल है, जैसे वहाँ जिंक कॉपर था, कोई मेटल है, वही इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और उसी में से कैथोड में दूसरा मेटल है जो कि इस तरह से फॉर्म में है, और वही इलेक्ट्रॉन लेकर के बना रहा है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन 1, कंसंट्रेशन 2। और तुमको पता होगा कि क्यों जो लिखते हैं हम P/C, इसका कंसंट्रेशन लिखते हैं, सिर्फ कंसंट्रेशन लिखते हैं, और गैस के लिए प्रेशर लिखते हैं, बस, बाकी सॉलिड के लिए कुछ नहीं लिखते हैं। यानी एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम इसमें मोलैरिटी लिखेंगे, जैसे इसका ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, बाकी ये सब सॉलिड के फॉर्म में होगा। गैस के फॉर्म में होगा तो फिर गैस लिख देंगे, बाकी सॉलिड के फॉर्म में होगा तो इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, वहाँ पे एक लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सब जो होता है इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना, कि क्या होता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, मैं बताती हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसकी डेंसिटी वगैरह एक होती है, कुछ ऐसा था कारण। मैं रुको देख ही लेती हूँ यार, देखना तो ज़्यादा बढ़िया बात हो गया ना, ये फिर बड़ा हो गया। चलो यार, चैप्टर मुझे नहीं मालूम कि फिर क्या हो जाता है, चलो छोटा हो गया, मैं भी थक गई हूँ। खैर मैं, हाँ, वो इंटेंसिव होता है इसीलिए। और फिर इसका कंजर्वेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखो, जैसे रिएक्शन हो रहा हो, जैसे EM A है, ठीक है, A है, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके A+2 बन गई, या फिर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ कर A+3 बना दिया। इसमें E0 इसका दे रखा है, मतलब इसका E0 दे रखा है, ये X है, ये कुछ नहीं है, ये Y है। तो सिंपल हम चाहे कि E0 रिएक्शन निकालना है, तो हम चाहे कि ठीक है चलो बढ़िया X+Y कर देते, लेकिन फिर वही आया ना कि E0 रिडक्शन क्या है, मैंने अभी कहा था, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐड नहीं होती। ये मुझे थर्मोडायनेमिक्स में तुमको पढ़ाना था कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली एडेबल नहीं होती है और मास पे भी डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐड हो सकती है और मास पे डिपेंड करती है। बाकी ये तुमको अगर समझ नहीं आता तो छोड़ दूँ, बस इतना याद रखो कि E0 जो है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म की हेल्प से लिखेंगे। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, -NF इनर ऑफ सेल, ठीक है। तो पहले हम इस रिएक्शन से इस रिएक्शन जाएंगे, इस रिएक्शन से इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी लिखेंगे, जो कि इक्वल होगा इस रिएक्शन के गिब्स फ्री एनर्जी के। बस मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी, अभी मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। ये A है, ये A+2 बन गया, और फिर इसके बाद ये A+3 बन गया, ठीक है। ये X था E0 इसका, और इसका E0 क्या था, Y था। हमसे पूछा E0 बता दो भैया, A से A+3 का E0 क्या होगा, तो मैंने कहा ठीक है दीदी बता देती हूँ। तो देखो ΔG से बताऊँगी, ΔG जो होता है वो -RT नहीं NF E0 ऑफ सेल, ए वाला से देखेंगे कि इसमें तो E0 ऑफ सेल आ रहा है ना। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पहले इसमें से इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, -2F E0 ऑफ सेल X है, ठीक है, प्लस इसमें क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो -1, और E0 सेल इसका कितना है F × Y। अब देखो तुम प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब 1 का भी कोई मतलब नहीं होता, 1 को भी हटा देते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा, इसका कैसा लिखेंगे, -3 इलेक्ट्रॉन माइनस N F, और E0 सेल इसका तो दिया नहीं, E0 सेल इसका भी दिया रहता है, E0 सेल नहीं, इसका E0 सेल पूछा जाता है जी, यही पूछा है ना, E0 सेल A से A+3 का। अब देखो F आ गया सब में,
माइनस 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 आगे समय यहाँ प्लस बन गया, क्या हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स बाय 3, इसको इधर ले आते इक्वल है ना, तो ये ई नॉट ए से ए प्लस 3। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद बहुत ईजी सा चैप्टर मुझे मन अभी ही कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। वो बस R = 1/g होता है, ये तो सबको पता ही, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस तो होगा इरिवर्सिबल। बाकी मैं इसको तुरंत बता दूँगी, 5 मिनट का वीडियो बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मैं थैंक यू भी तुमको बोल देती हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मुझे बिल्कुल इससे जज करो कि मुझे कितना आता है पढ़ाने, लेकिन मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, तुम इसको समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू अगर करती रहूँगी कोई चीज़ तो वो इम्प्रूव ज़रूर होती है। मुझे इसमें तुम लोग जरा मोड़ा थोड़ा सा दिखाना प्यार है प्लीज़, तो फिर मैं ग्रो ज़रूर करूँगी और इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू।